सेंट्रल एशिया, काज़ाकिस्तान और इन्फ्लुएंस की ये जंग, ये खित्ता हिस्टोरिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है और हर साइड इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। सेंट्रल एशिया आज से 30 साल पहले तक सोवियत यूनियन का पार्ट था, उसके बाद ये अलहदा हो गया, लेकिन 30 साल पहले से ही हम ये एफर्ट्स देख रहे हैं कि चाइना और रूस मिलकर इसको अपने साथ लेकर चलने की कोशिशें करते हैं। और इसके साथ ही अमेरिका की भी ये ख्वाहिश है कि सेंट्रल एशिया इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ करे। चाइना का इस वक्त मेन एजेंडा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो उसको एक्सपैंड करना चाहता है। वो BRI, ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए इस पूरे यूरेशियन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, जबकि रूस के स्ट्रेटेजिक मकासद हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेटेस्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई है अस्ताना काज़ाकिस्तान में, वहाँ पर क्या हुआ है। पाकिस्तान की भी यहाँ पर प्रेजेंस थी, लेकिन नरेंद्र मोदी नज़र नहीं आए। हम जानेंगे इसकी क्या वजह है और क्या क्या नई चीज़ें सामने आई हैं। क्या अमेरिका इससे परेशान है? इंडिया को क्या मसला है? हालांकि इंडिया SCO का पार्ट है। अब SCO की बात करें तो नाम से ही जाहिर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक चाइना लेड प्लेटफॉर्म है जो कि चाइना के एम्बिशंस को पूरा करता है। चाइना बेसिकली कहता है कि ये मेरे एम्बिशंस नहीं है, सिर्फ मैं इस पूरे खित्ते में जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है, जो ओवरऑल रीजनल कनेक्टिविटी है, उसमें बेहतरी लाना चाहता हूं SCO को यूज़ करके। अब एक तो ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है जो हम सबको पता है कि ग्लोबल साउथ की तर्जुमानी करता है। SCO बात करता है यूरेशियन रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उनको मिलाने की और ट्रेड आपस में बढ़ाने की। जिस तरह आसियान की एक ग्रुपिंग हम देखते हैं ईस्टर्न एशिया में, इसी तरह सेंट्रल एशिया में SCO एक वाइटल बॉडी है। और ब्रिक्स, BRI और SCO को इस्तेमाल करते हुए चाइना एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका के एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर के मुकाबले पर होगा, और रूस उसका पूरा साथ दे रहा है, क्योंकि रूस को पता है कि इस डिफिकल्ट टाइम्स में जब कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, वेस्टर्न कंट्रीज उस पर सैंक्शन लगा रही हैं, तो ज़्यादा ट्रेड उनके साथ कौन कर रहा है? चाइना। तो इस वक्त रूस की भी मजबूरी है और रूस की ये ज़रूरत है कि चाइना से रवाबित बढ़ाए जाएं। तो चाइना का जो ग्रैंड विजन है कनेक्टिविटी का, उसमें रूस उसका साथ दे रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी जो इजलास हो रहा है SCO का, ये मॉस्को और बीजिंग की एक फ्रेश अटेम्प्ट है कि अपनी एग्जिस्टिंग एफर्ट्स को डबल अप किया जाए। जो कभी रीजनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ब्लॉक हुआ करता था, उसको जियोपॉलिटिकल काउंटरवेट के तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, जो G7 वगैरह हैं। इस बार नई एडिशन क्या हुई है? इन्होंने बेलारूस को इंक्लूड कर लिया है SCO के अंदर, और SCO भी हर साल आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हो रहा है ब्रिक्स की तरह। जैसे ब्रिक्स में हमने देखा ब्रिक्स प्लस बन गया, इसमें और भी ममालिक शामिल हो गए। इस तरह SCO भी इवॉल्व हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है। 2017 में SCO के अंदर पाकिस्तान और भारत की शमूलियत हुई थी, उसके बाद ईरान ने इसको ज्वाइन किया था, और अब रिसेंटली बेलारूस को इन्होंने शामिल कर लिया। और बेलारूस वो कंट्री है जिसने रूस को सपोर्ट किया था, पूरे यूरोप की मुखालफत मोल लेकर रूस को यूक्रेन के अगेंस्ट सपोर्ट किया था, और रूस की बहुत सी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो बेलारूस के अंदर हैं। और बेलारूस भी आजकल सैंक्शंस का शिकार है वेस्टर्न ममालिक की जानिब से, तो इन्होंने इसको SCO के अंदर शामिल कर लिया है। और इससे पहले कौन शामिल हुआ था? ईरान। तो आप देख रहे हैं कि SCO का टिल्ट किस तरफ जा रहा है? ऑब्वियसली चाइना और रूस की तरफ जा रहा है, जो कि एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बनता है। इस समिट में ना सिर्फ चाइना के शी जिनपिंग तशरीफ ले गए हैं, बल्कि रूस से पुतिन भी आ गए हैं, और पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच गए हैं, और उनकी रूसी सदर से क्या बातचीत हुई है वो भी हम देखेंगे, उसको भूलना मत। और इसके साथ ही हम देखेंगे शहबाज शरीफ साहब ने ताजिकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की, उनके सदर से, और उनको भी बड़ी बड़ी ऑफर्स की हैं। तो हम देखेंगे कि रूस और ताजिकिस्तान को शहबाज शरीफ ने क्या क्या ऑफर्स की हैं। ये सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं। मोदी साहब नहीं आए। मोदी साहब के ना आने से ये पता चलता है कि SCO में भी कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, और इंडिया बड़ा केयरफुली चल रहा है, क्योंकि इंडिया इस वक्त दोनों कश्तियों का सवार है। वो ब्रिक्स में भी शामिल है,
ब्रिक्स भी वेस्टर्न हेजीमनी की मुखालफत करती है और एससीओ भी, लेकिन एससीओ में इस बार भारत शरीक नहीं हो सका। भारत शायद ज़्यादा ही परेशान हो गया है कि एससीओ के क्या एम्बिशंस हैं। भारत वैसे भी एससीओ के अंदर कभी भी फुली कंफर्टेबल नहीं रहा, क्योंकि भारत को पता है कि ये प्योरली चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हिस्टोरिकली एससीओ के इजलास भारत के अंदर भी हुए हैं। ये पहली बार है कि मोदी भाई एससीओ का इजलास स्किप कर रहे हैं। मोदी के शायद यहाँ पर दो कंसर्न्स हैं कि एक तो ये कैंप बहुत ज़्यादा एंटी वेस्ट बनता जा रहा है बेलारूस की शमूलियत से, और इसके अलावा पाकिस्तान का असर व रसूख एससीओ के अंदर ये भारत को डिस्टर्ब करता है कि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में क्यों इतना खुलकर खेलने की कोशिश करता है। पाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अपनी पोर्ट्स ऑफ़र करता है कि आप हमारी पोर्ट्स इस्तेमाल करें, आप लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, आपके पास कोई पोर्ट नहीं है, हमारी गवादर हमारी कराची हाजिर है। तो ये चीज़ भारत को तंग करती है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान से एक और बहुत बड़ा गिला है और बड़ा गुस्सा है सेंट्रल एशिया के हवाले से कि पाकिस्तान ने भारत का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। पाकिस्तान उनको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता। ये सेंट्रल एशिया की ज़मीनी रूट, ये सिर्फ 400 किलोमीटर्स की टेरिटरी है, लाहौर वाघा बॉर्डर से लेकर तौरखम बॉर्डर तक 400-450 किलोमीटर्स। पाकिस्तान कहता है कि आप हमसे पंगा करते हैं, हम आपसे पंगा करते हैं, हम आपका सेंट्रल एशिया का एक्सेस, सेंट्रल एशिया का रूट ब्लॉक कर देंगे, और पाकिस्तान ने वो किया हुआ है। तो जब ज़मीनी रास्ता नहीं है भारत के पास, तो भारत बहुत इरिटेट होता है, और एससीओ के जितने एम्बिशंस हैं भारत को वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं जब पाकिस्तान ऐसा सलूक करता है भारत से। तो यहाँ पर भारत इसलिए हमेशा खिजा रहता है एससीओ से कि एक तो ये चाइना का प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इसमें, हालांकि भारत इसका मेंबर है, और ये बहुत ज़्यादा एंटी वेस्ट हो रही है। इसलिए शायद मोदी भाई ने इस बार एससीओ को स्किप करने का फैसला किया है। आप कह सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ टेंशंस भारत को रोक कर रखनी है कि वो एससीओ में कुछ कर सके, और पाकिस्तान हमेशा ही एससीओ में छक्के मारता है, बड़ी बड़ी डील्स करने की कोशिश करता है, रीजनल कनेक्टिविटी की बात करता है, पुतिन से अच्छे ताल्लुकात बनाता है, चाहे वो इमरान खान का दौर हो या शहबाज शरीफ का। और चाइना के तो हम वैसे ही आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं। तो उन कंट्रीज़ के लिए जो कि वेस्ट से ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, अच्छे रखना चाहते हैं, जैसा कि भारत, उनके लिए एससीओ में कांस्टेंट शमूलियत काफ़ी बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। ईरान के बाद बेलारूस का शामिल होना और उसमें पाकिस्तान के मनूवर्स और चाइना की सरबराही, तो यहाँ पर चाइना और रूस का एक क्लियर एम्बिशन है कि एससीओ को इस्तेमाल किया जाए यूएस हेजीमनी को काउंटर करने के लिए, और इनके पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एससीओ चाहे वो ब्रिक्स हो। इनकी एससीओ की कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, अफ़गानिस्तान को भी इनवाइट किया जाता है, तुर्की को भी इनवाइट किया जाता है, क्योंकि तुर्की भी ग्रेटर सेंट्रल एशिया का पार्ट है और तुर्की के बहुत से दोस्त इसमें शामिल हैं, और अरब स्टेट्स को भी दावत दी जाती है कि आप भी आएँ। तो पिछले कुछ सालों के मुकाबले में अगर हम देखें, पिछले 8-9 सालों के मुकाबले में तो एससीओ डबल हो चुका है। तो हमेशा की तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पुतिन को ढूंढ लेते हैं एससीओ के अंदर। आपको याद होगा खान साहब ने जिस तरह गप्पे लगाई थी और मोदी साइड पे बैठे हुए थे, वो एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट हमने देखा था कि किस तरह मोदी को डिच कराकर पुतिन पाकिस्तानी पीएम के साथ बैठे हुए थे। और यहाँ भी शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ लिया पुतिन को और पुतिन से कहा कि सर हमें अपनी ट्रेड बढ़ानी चाहिए, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे आप पर सैंक्शंस की वजह से, लिहाजा हमें क्रिएटिव वेज ढूंढने चाहिए, हमें बार्टर ट्रेड भी करनी चाहिए, उस ऑप्शंस पर भी गौर करना चाहिए, यानी कि कुछ चीज़ें आप हमें दें और कुछ हम आपको देंगे। अभी कुछ खबरें आई भी हैं कि पाकिस्तान ने ज़मीनी रस्तों को इस्तेमाल करते हुए रूस में कुछ चीज़ें भेजी हैं, और इसके अलावा 1-2 बार हमने रूसी तेल भी लिया है। इसमें मेन चीज़ यही है कनेक्टिविटी के हवाले से कि अफ़गानिस्तान में अमन आए ताकि हम इन ट्रेड रूट्स को एक्सप्लॉइट कर सकें, हम सेंट्रल एशिया और रूस को कनेक्ट कर सकें अफ़गानिस्तान के रास्ते। लेकिन अफ़गानिस्तान में अमन नहीं तो फिर ये ज़मीनी रास्ते भी इनेबल नहीं हो सकते। तो शहबाज शरीफ ने ज़ोर दिया कि हमें ट्रेड करनी चाहिए। अगर बैंकिंग सिस्टम के हवाले से चैलेंजेस आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन के हवाले से, सैंक्शंस की वजह से, तो इस चीज़ को रुकावट नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान और रूस की ट्रेड अनफॉर्चुनेटली अभी $1 बिलियन से भी कम है, $1 बिलियन। और एक रिपोर्ट हमने आज से 2 साल पहले देखी थी कि रूस एक दिन में $1 बिलियन कमा रहा था रशिया यूक्रेन जंग के बाद तेल बेचकर।
शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात की ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है और हम इसको मज़ीद मजबूत बनाएंगे। और उन्होंने पुतिन को कहा कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं रीजनल इश्यूज़ के हवाले से, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से हम आपके साथ काम करने के ख्वाह हैं। ये समिट तो हो रही थी अस्ताना काज़ाकिस्तान में, जहां पर शहबाज शरीफ तशरीफ़ लेकर गए थे, लेकिन इसके अलावा वो ताजिकिस्तान भी रुके हैं और वहां पर इनके टॉप ऑफिशियल से मुलाकात हुई है और वहां शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र किया कि आप पाकिस्तानी पोर्ट्स को इस्तेमाल करें क्योंकि आपके पास पोर्ट्स नहीं हैं। अब ये ऑफ़र पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान को भी दे चुका हुआ है, लेकिन बात वही है कि ये जो ट्रांजिट ट्रेड है ये तब भी सक्सेसफुल हो सकती है कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, क्योंकि ये सारे मुल्क अपनी गुड्स अफ़गानिस्तान के रास्ते ही पाकिस्तान भेजेंगे। अदरवाइज़ उनके पास एक ईरान की भी ऑप्शन है, यही ताजिकिस्तान है जो कि ईरान की पोर्ट्स को भी इस्तेमाल करता है। चाबहार और बंदर अब्बास में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को ऑफ़र करता है कि आप हमारी गवादर और कराची को इस्तेमाल करें, ये भी उनको एक शॉर्ट डिस्टेंस पड़ता है। बात वही है कि अफ़गानिस्तान में जब तक सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हल नहीं होते तब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ताजिकिस्तान के साथ भी काफ़ी मुआहदे किए गए हैं, MOU साइन किए हैं और दोनों ने अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने का इरादा किया है। एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उसमें भी यही बात हुई है कि ताजिकिस्तान पाकिस्तान की सी पोर्ट्स को इस्तेमाल करेगा और इसलिए शहबाज शरीफ ने इनको गवादर पोर्ट की अहमियत का भी बताया है कि हम बड़ी तेज़ी से उसको डेवलप कर रहे हैं आपके लिए ही। अगर ताजिकिस्तान पाकिस्तान की पोर्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे की गुड्स पर ड्यूटीज़ बहुत कम कर देंगे। और इसके अलावा वीज़ा फ्री ट्रैवल की भी बात हुई है और दोनों मुल्कों के जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक दूसरे के कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें, इस हवाले से भी बातचीत हुई है। इसके अलावा दोनों ने रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पर बात भी की है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको मजबूत करने का कहा है और अफ़गानिस्तान के इशू पर भी बात हुई है कि जो सिक्योरिटी के मसाइल वहाँ पर जन्म ले रहे हैं उनको किस तरह मिलकर ख़त्म किया जाए और अपनी जो ट्रांजिट ट्रेड है उसको इनेबल किया जाए, उसको स्मूथ किया जाए। अभी ट्रेड होती है पाकिस्तान की उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान वगैरह से ज़मीनी रास्ते से, वो बहुत लिमिटेड है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान पीपल टू पीपल कनेक्शन को बेहतर करने की भी बात हुई है और इसके साथ ही हमने दावत दे दी है ताजिकिस्तान के सदर को कि आप पाकिस्तान का विज़िट करें, हम आपका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल करेंगे। तो ये डेवलपमेंट्स कुछ हुई हैं SCO से रिलेटेड। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें पाकिस्तान, रूस और चाइना ने खुलकर अपने जो एजेंडाज़ हैं उनको प्रमोट किया है। सेंट्रल एशिया की बात करें तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जो कनेक्ट करता है चाइना को यूरोप के साथ और यही वो रीजन है जहां से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इनेबल होता है। अगर ये ज़मीनी रास्ते ना हों और अगर इन मुल्कों की चाइना से लड़ाई हो तो चाइना अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसलिए चाइना इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। जैसे पाकिस्तान के रास्ते गवादर से चाइना को कनेक्टिविटी मिलती है मिडल ईस्ट और अफ्रीका की, इसी तरह यूरोप की कनेक्टिविटी चाइना को मिलती है सेंट्रल एशिया के ज़रिए। और अगर पुराने ट्रेड रूट्स की बात करें तो वो भी इन्हीं रास्तों पर थे। यूरोप से चीन की जो तिजारत थी वो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरती थी जो आज के सेंट्रल एशिया कहलाते हैं। सेंट्रल एशिया हिस्टोरिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्लियरली ये सारे कंट्रीज़ मिलकर एक बड़ा ज़बरदस्त इकोनॉमिक ब्लॉक बना सकते हैं और जिस रीजनल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं वो पूरा हो सकता है अगर ये सारे कंट्रीज़ मिल जाएं और अपना एक इकोनॉमिक ब्लॉक बना लें। ईस्ट की तरफ से चाइना, नॉर्थ से रशिया, साउथ से पाकिस्तान और वेस्ट से ईरान, ये सारे मिलकर सेंट्रल एशिया के साथ नथी हो सकते हैं एक मीनिंगफुल अंदाज में। और अगर ये हो जाए तो इस रीजन की बल्ले बल्ले। पुतिन के लिए ये एक और बड़ा ज़बरदस्त मौका था जहां पर वो अपनी बात कर सकते थे और अपने एजेंडा को फ़रोग दे सकते थे। तो SCO में बैठकर भी पुतिन ने अमेरिका को काफ़ी हद तक मुंह चढ़ाया है। और पुतिन की बात करें तो इस वक्त वो एशिया पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और वेस्ट को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुम मुझे एलियनेट करने की कोशिश कर रहे हो,
एशिया अभी भी मेरे साथ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह अभी रिसेंटली उन्होंने नॉर्थ कोरिया और वियतनाम का विजिट किया है। दो बिल्कुल डिफरेंट कंट्रीज लेकिन एक ही रीजन में, और पुतिन वहां पर गए थे। और अब पुतिन की सेंट्रल एशिया आमद, चाइना के सदर से मुलाकात और शहबाज शरीफ से। आप देख सकते हैं कि इन सारे ममालिक की इंटेंशन क्या है, लेकिन इसमें बहुत से ममालिक को ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं अमेरिका बादर की वजह से, जैसे इंडिया नहीं आया, और पाकिस्तान के सिस्टम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अमेरिका की दोस्ती को ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं रीजनल कनेक्टिविटी पर, क्योंकि उनके अपने मफादात वेस्ट से नहीं हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा कैंप जीतता है, जो कि प्रो रीजन है या फिर प्रो वेस्ट। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में SCO एज अ होल इंक्लूडिंग पाकिस्तान इस मीटिंग में अमेरिका और वेस्ट को सीरियसली डिस्टर्ब करने में कामयाब हुए हैं, बेलारूस की शमूलियत को जहन में रखते हुए, या आपके ख्याल में ये ग्रुपिंग इतनी पावरफुल नहीं है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।